अब आगे आएंगे, लिखेंगे एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अब दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सपोज करो टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन टू अस लाइक वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों लिख रहा हूं मैं। गिवन टू स्ट्रेट लाइंस L1 है, R इज A प्लस लैम्डा बी, जिसका कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई N1। सिमिलरली देयर इज अनदर लाइन L2 जिसका कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2, z माइनस z2 बाई N2 है, जिसको वेक्टर फॉर्म में C प्लस म्यू डी लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि A वेक्टर जो तुम्हारा है x1 y1 z1 उसका डायरेक्शन रेशियो है ना। B वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1, C वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो x2 y2 z2, और D वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो L2 M2 N2। ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब इनके बीच एंगल क्या होगा था, हमने क्या बोला था, दो लाइंस के बीच एंगल उनके वेक्टर्स के बीच एंगल होता है, तो उनके दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स पता है तो एंगल निकाल लेंगे। तो इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन देम देन कॉस थीटा क्या होगा, बी कैप डॉट डी कैप, है ना। तो बी कैप डॉट डी कैप निकालो तो क्या आएगा जरा बताओ। बी कैप डॉट डी कैप आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये आएगा बी कैप डॉट डी कैप। है ना, वी कैन कैलकुलेट द कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी। तो कब लाइंस पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या बोला था कि दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है वो किस स्पेस के किसी भी पॉइंट से दो वेक्टर के बीच एंगल होता है जो वेक्टर्स इन लाइंस के रिस्पेक्टिवली पैरेलल हो। तो डी के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ, मतलब डी वेक्टर को ट्रांसलेट कर दो यहाँ, और बी को भी ट्रांसलेट कर दो पैरेलल टू इटसेल्फ यहाँ, और इन दोनों के बीच एंगल निकाल लो, वही हमने निकाला। ठीक है, अब बात आ रही है कि हम कैसे कंडीशंस लिखें। तो फटाफट कंडीशन लिखते जाओ। पहला कंडीशन, एक एंगल निकाल दो इस पेयर ऑफ लाइन का, फिर मैं कंडीशंस लिखता हूं। ये दो लाइंस हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज लाइंस। तो क्या लिखेंगे हम, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस माइनस k कैप अपॉन रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 9 प्लस 4 प्लस 16, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 4 प्लस 1 प्लस 1। सो दिस एक्चुअली टर्न आउट टू बी 6 माइनस 2 माइनस 4, 0। इधर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट 29 हो रूट 6 हो, 0 हो गया। इसका मतलब है कि थीटा इज 90 डिग्री। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डॉट पर 0 आ जाएगा, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल आ गए, कोलिनियर आ गए, तो लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी एंड कोइंसिडेंस दैट यू मेंशन। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन। अब ये दो लाइंस है, पैरेलल कब होंगी, ऑब्वियस ही बात है कि जब ये लाइन तो मान लो है फिक्स ऐसे मान लो, और दूसरी लाइन का जो वेक्टर डी है अगर ये रोटेट करके इसको हम पैरेलल ले आए तो बी के अलोंग हो जाएगा। तो पैरेलल होने के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने का मतलब क्या है कि डी इज अलोंग बी।
डी इधर करके यहां ले आओ, तो ये डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर पैरेलल वेक्टर हो गए तो लाइंस आर पैरेलल, तो लिख दो इफ बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी हो जाए, या म्यू टाइम्स डी हो जाए, या के टाइम्स डी हो जाए, देन आर विच इज ए प्लस लैम्डा बी एक लाइन है, एंड आर विच इज सी प्लस म्यू डी एक अनदर लाइन है। ठीक है, तो चलो मैं लैम्डा नहीं यूज करता, लैम्डा एंड म्यू वहां यूज किया, तो यहां पर कोई भी स्केलर के यूज कर लो। ठीक है, देन दीज टू लाइन्स will be either parallel or coincident। मतलब कोइंसिडेंट भी हो सकती है ना, हो सकता है कि ये इसी में आ जाए, तो कोइंसिडेंट अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पैरेललिज्म और कोइंसिडेंस को डिफरेंशिएट करना ही सबसे स्मार्ट वर्क है। ठीक है, तो दोनों केस हुए, तो दोनों केस का मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूं आपको कि कैसे दोनों केस को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, अगर पैरेलल हुई दो लाइंस, अगर पैरेलल हैं, राइट, मतलब है कि मैं दो केसेस दिखा रहा हूं आपको। पैरेलल वाला केस मतलब यहां पैरेलल बना दिया मैंने, दो लाइन पैरेलल मतलब वो मीट नहीं कर रही हैं, दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। और दो लाइन कोइंसिडेंट है, तो कोइंसिडेंट का केस मतलब है कि वो दोनों एक ही लाइन है। अब जरा ध्यान से देखो, पैरेलल के केस में ये लाइन ए से पास कर रही है, पोजीशन वेक्टर ए है, और बी इसके अलोंग एक वेक्टर है, और दूसरी लाइन सी पॉइंट से पास कर रही है, पोजीशन वेक्टर उसका स्मॉल सी है, और डी उसका डायरेक्शन वेक्टर है। तो जब सी और ए दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, राइट, अगर सी और ए को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अगर हम फाइंड करें, सी माइनस ए, ये वेक्टर बी वेक्टर या डी वेक्टर दोनों में से किसी भी वेक्टर के अलोंग नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि बी और डी तो पैरेलल होंगे, तो बी शैल बी इक्वल टू सम स्केलर के टाइम्स डी, बट सी माइनस ए is not equal to या not parallel to BRD, ऐसे बोल दो, not collinear with BRD, not parallel to B or D। ठीक है, B और D दोनों से कुछ एंगल बनेगा जो एंगल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर थीटा जीरो हो गया तो ये कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे यहां देखो, यहां पर अगर सेम ही लाइन हो गई, तो यही ए है बेटा, यही सी पॉइंट है इसी पर, इसी के अलोंग बी वेक्टर है, और इसी के अलोंग डी वेक्टर भी है, और ए और सी एक ही लाइन पर आ गए तो सी माइनस ए, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर सी माइनस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर। तो अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर हो गए, पैरेलल हो गए, तो कोइंसाइड कर गई लाइन। और अगर B और D पैरेलल है बट C माइनस है, इन दोनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है, तो लाइन पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट लिख दो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल बट नॉन कोइंसिडेंट, नॉन कोइंसिडेंट। और ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, एक ही लाइन हो जाएगी दोनों। ये तो हो गया वेक्टर के फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, तो पैरेलल होने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो दोनों के वेक्टर, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ये होना चाहिए। बट C माइनस है B के अलोंग नहीं होना चाहिए, है ना, तो C माइनस है मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 अपॉन L1, y2 माइनस y1 अपॉन M1, और Z2 माइनस Z1 अपॉन N1, ये इनमें से कोई एक कम से कम अनइक्वल होना चाहिए।
these three shall not be equal. ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशियो इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंस हो जाएगा। और कोइंसिडेंस की कंडीशन में क्या बोलेंगे, L1 by L2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2 and X2 minus X1 upon L1 is equal to Y2 minus Y1 upon M1 is equal to Z2 minus Z1 upon N1। ये होना चाहिए। तो पैरेललिज्म एंड कोइंसिडेंस यही ज्यादा क्रिटिकल है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। परपेंडिकुलरिटी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो से स्ट्रेट वे आ जाएगी। तो अब देखो जो जो बातें यहाँ थी सारी समराइज हो गई, तो एक जगह समराइज करो फटाफट, यहाँ लिख दो। कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हो गया L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2 इज इक्वल टू K, ठीक है, और वो कंडीशन एक्स्ट्रा लिख देना, राइट। कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ लाइन में B इज इक्वल टू KD इज इक्वल टू लैम्डा टाइम C माइनस A, या L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2 इज इक्वल होगा, और X2 minus X1 by L1 Y2 minus Y1 by M1 Z2 minus Z1 by N1 भी इक्वल होगा। एंड लास्टली ऐसे बोल सकते हो कि पैरेलल है और एक लाइन का पॉइंट दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोइंसिडेंट है। जैसे मैंने उस क्वेश्चन में करके दिखाया था कि पहले दोनों लाइन को पैरेलल दिखा दो, फिर दोनों में से किसी एक लाइन का पॉइंट अगर दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कोइंसाइड कर गई, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है, एक भी पॉइंट कॉमन हुआ तो दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगी। एंड परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन तो सबको पता ही है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। तो ये आपके पास में तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं कंप्लीटली। हैव अ नोट, अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो। मैं एक बार आप इसको नोट कर लो। देखो मैंने क्या दिखाया इसमें कि जब नॉन पैरेलल है तो C माइनस A अलग वेक्टर होगा और B और D अलग वेक्टर्स होंगे, ये ठीक है। बट और यहीं से भी पता चलेगा अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो गए तो ये इंटरसेक्टिंग भी हो जाएंगी, क्योंकि एक ही प्लेन में नॉन पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और अगर C माइनस A और B और D, समझ रहे हो, अगर C माइनस A वेक्टर और D वेक्टर और B वेक्टर, अगर ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो जाए, अलग अलग प्लेन में हो जाए तो स्क्यू हो जाएंगी। तो वो सब बात आगे आएगी स्क्यूनेस में। दूसरे केस में बिकॉज दोनों लाइन सेम हो गई तो A पॉइंट भी उसी पे आ गया, C भी उसी पे आ गया, तो C माइनस A B और D तीनों कोलिनियर वेक्टर हो गए, तो कोइंसिडेंट हो गई। और परपेंडिकुलरिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है कि D वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो B डॉट D 0 कर दिया तो परपेंडिकुलरिटी क्लियर होगी। तो पैरेललिज्म, कोइंसिडेंस एंड परपेंडिकुलरिटी इज ओके। इसमें कहीं पर कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके क्वेश्चन दिया, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x इज इक्वल टू ay प्लस b, z इज इक्वल टू cy प्लस d एंड x इज इक्वल टू a डैश y प्लस b एंड z इक्वल टू c डैश y प्लस d आर परपेंडिकुलर। जल्दी आंसर करो, क्विक। ये कितनी लाइंस हैं? हाउ मेनी लाइंस आर गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन? बताओ भाई, इस क्वेश्चन में कितनी लाइंस हैं? तो जैसे x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? तो x इक्वल टू ए वाई प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, और इन दो प्लेन से एक लाइन बन रही है। एग्जैक्टली इसी तरह से जो दूसरा प्लेन्स का पेयर है, एक प्लेन है ये और एक प्लेन ये, इन दोनों से एक लाइन बन रही है। एक्चुअली देयर आर टू लाइंस,
तो टोटल कितनी लाइन्स है जी? 2 लाइन्स है, और वो दोनों लाइन्स की बात हम लोग कर रहे हैं। अब कैसे वो लाइन्स को आइडेंटिफाई किया जाए, तो थोड़ा सा रीराइट कर लो। इसको लिख सकते हैं एक्स, नेटवर्क इज वेरी फ्लक्चुएटिंग टुडे, हेल ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा? तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये दो प्लेन्स हैं, तो इन प्ले इस पहले पेयर ऑफ प्लेन से जो लाइन बनेगी वो x माइनस बी अपॉन ए, ये y है, और यही लाइन को हम लिख सकते हैं क्या? z माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, तो ये y अपॉन 1। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन अब हमें चाहिए थी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन समझ में आ रही है, क्या है? ये है A1 C, मतलब इसके अलावा कोई वेक्टर अगर लेंगे तो ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप। ऐसे जो दूसरी लाइन इसी तरह से लिखे तो आएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ये L1 लाइन थी सिमेट्रिक फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये L2 लाइन है। इसका भी dr अगर देखो तो dr ऑफ लाइन वो है तुम्हारा a डैश 1 एंड c डैश, एंड देयरफॉर द सिचुएशन इज नाउ ओके, गो ग्रीन है। हमें बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या चाहिए? a डैश आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी डैश के कैप। हाँ, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इंप्लाइज ये तुम्हारा ये वेक्टर मान लो B वेक्टर है और ये वेक्टर मान लो D वेक्टर है, तो B डॉट D 0 होना चाहिए, या इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट A डैश प्लस 1 प्लस C डैश 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो सिमेट्रिक फॉर्म से पहले जो है लाइन का पेयर ऑफ प्लेन के फॉर्म से उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन जो है ये आप नोट कर लो, आपके लिए होमवर्क है। क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन थ्रू ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z/1। तो आपको दो लाइन का इक्वेशन लिखना है, जो इस गिवन लाइन को दोनों लाइन ओरिजिन से पास करते हुए होनी चाहिए, और वो दोनों लाइन इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप कर जाएंगे। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ जो है मैं स्क्यूनेस की कंडीशन, दो लाइंस का स्क्यू होने का कंडीशन, दो लाइन की इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन, ये सब ये जो कंसेप्चुअल पार्ट है इसका, ये मैं कॉन्सेप्ट का लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूंगा, उसको देख जाएंगे। तो हम लोग जो मंडे की क्लास होगी उसमें हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स ही करेंगे और फिर प्लेन पे मूव करेंगे। प्रोबेबिलिटी, we will do probability after 3D, that is the last topic. जब हम probability कर रहे होंगे तो हम इवनिंग क्लास में PNC कर रहे होंगे।
ठीक है, तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी दैट वी आर सपोज टू डू। स्टैटिस्टिक्स आपको अपने आप करना होगा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है जी? स्टैट कहाँ है तुम्हारा इसमें? है +2 का सिलेबस में स्टैट होता है क्या? वो केवल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट होता है, जो स्टैट जितना कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह। तब या तो पैरेलल एंड कोइंसाइड कर जाएंगी, एक ही लाइन बन जाएंगी, या दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और या दो लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, नॉन कोप्लेनर। तो आज का डिस्कशन में हमारा पर्पस होगा कि दो लाइंस स्पेस में कब इंटरसेक्टिंग होती हैं, और कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी वगैरह। और जब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर लाइंस होती हैं, भाई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दो ही हो सकती है, या तो कोप्लेनर या तो नॉन कोप्लेनर। तो अगर कोप्लेनर है तो पैरेलल होंगी, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर नॉन कोप्लेनर है तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आज के लेक्चर का स्कोप है, कंसेप्चुअल स्कोप है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज वी आर गिवन टू स्ट्रेट लाइंस, और वो दोनों लाइंस में वही कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं। आर इज ए प्लस लैम्डा बी एंड आर इज सी प्लस म्यू डी। हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस कैसे चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो कैसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो वी नीड टू चेक द कंडीशन दैट दे इंटरसेक्ट, एंड इफ दे इंटरसेक्ट देन व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, आर क्या है? फर्स्ट लाइन का कोई भी पॉइंट है। लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो फर्स्ट लाइन के अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिलते जाएंगे। म्यू को चेंज करेंगे तो सेकंड लाइन के अलग अलग पोजीशन वेक्टर मिलते जाएंगे। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो वो आर ए प्लस लैम्डा बी भी होगा और सी प्लस म्यू डी भी होगा। तो हमने यही बात इस्तेमाल करी कि पहला स्टेप क्या है, वेक्टर मेथड से कैसे हम चेक करते हैं। तो स्टेप 1 लिखेंगे, कंपेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ लाइंस। कंपेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ लाइंस मतलब let the point of intersection has position vector r, therefore r shall be equal to a plus lambda b and it is also equal to c plus mu d। तो a plus lambda b equal to c plus mu d लिख देंगे। अब जरा देखो, r तो एक सिंबॉलिक नोटेशन है इस क्वांटिटी के लिए, राइट। ये दोनों पोजीशन वेक्टर को हमने इक्वेट कर दिया, मतलब फर्स्ट लाइन का पोजीशन वेक्टर वेरिएबल पोजीशन वेक्टर और सेकंड का वेरिएबल पोजीशन वेक्टर इक्वेट कर दिया। अब यहां देखो तो ए बी आई जे के फॉर्म में होगा, सी और डी भी आई जे के फॉर्म में होगा। तो एक्चुअली आपके पास में एक वेक्टर इक्वेशन आया जिसमें तीन कंपोनेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप। एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है। उनको कंपेयर करेंगे। अननोन दो हैं, लैम्डा एंड म्यू, क्योंकि अगर लैम्डा या म्यू या लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसको सेटिस्फाई करता हुआ। तो हम क्या करेंगे, आई जे के तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द स्केलर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सब कुछ ऐसी बात है जो पहले आप तमाम कर चुके हैं, इसलिए नई बात कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं, कंपेयर द स्केलर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप फ्रॉम द अबव इक्वेशन ऑब्टेन्ड। इस इक्वेशन से क्या होगा भाई, तीन इक्वेशन मिलेंगे। आई कैप का कोएफिशिएंट में भी लैम्डा म्यू होगा, जे कैप में भी लैम्डा म्यू होगा और के कैप में भी लैम्डा म्यू होगा। तो लैम्डा और म्यू को इंगेज करता हुआ, लैम्डा म्यू को इन्वॉल्व करता हुआ कितना इक्वेशन मिलेगा, 3 इक्वेशंस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, दो अननोन है और 3 इक्वेशन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि दो अननोन को डिटरमिन करने के लिए 2 इक्वेशन पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो हम उन दोनों में से कोई, 3 में से कोई 2 इक्वेशन चूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे लाइन इंटरसेक्टिंग हो चाहे नॉन इंटरसेक्टिंग हो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो आ ही जाएगी दो को सॉल्व करके। अब जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आई, क्योंकि कंडीशन तो 3 है,
तो 2 से लैम्डा म्यू की वैल्यू आई, अगर वो वैल्यू तीसरे वाले को सेटिस्फाई कर रही है तो इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज भाई कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई वैल्यू चाहिए हमें, तो अब बोलेंगे क्या, if the value solving any two of them we get the value of lambda and mu, and if the value obtained satisfies the third equation then the lines are intersecting, and for the obtained value of such lambda or mu we get the position vector r, which is the position vector of point of intersection. I hope ये तीनों स्टेप इतने सिंपल है कि आप में से हर एक को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो बोलो यस, नहीं समझ में आ गया तो नो, यू हैव ऑल राइट टू से दैट नहीं समझ में आया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और बेटर ये है कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी भी आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, टेस्ट वेदर द लाइन x अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 2 is equal to z minus 1 upon 4 and x minus 2 by 3 is equal to y minus 6 by 2 is equal to z minus 3 by 1 are intersecting और नॉट। पहले हम टेस्ट करते हैं कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है टेस्ट करने के लिए अभी आगे पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट वर्बली भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जस्ट गो बाय द ऑल प्रोसीजर। ठीक है, तो हमें चूंकि दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट, बट हम वेक्टर के फॉर्म में ये मेथड देख रहे हैं, तो हम दोनों का वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। आर पहले का वेक्टर फॉर्म बोलो जल्दी से। अब वेक्टर फॉर्म लिखना आता है आपको कार्टेशियन से, क्या आएगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 0 -2 1, 0 -2 1, तो आ जाएगा -2 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बोलो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4k कैप। दूसरी लाइन क्या है, r इज इक्वल टू, ये L1 है बेटा और ये L2 है। L2 लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या है, तो 2 6 3 पॉइंट है, तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, ये हमें क्या करना है, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर r है तो r फर्स्ट लाइन से जो आएगा और जो सेकंड से आएगा वो दोनों r को हमें इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट के हैं। ये है पोजीशन वेक्टर r, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन L2 है मान लो और ये लाइन L1 है मान लो, हमने मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रही, तो हमें दोनों को इक्वेट करना था। इक्वेट कर लो भाई, इक्वेट करो तो फर्स्ट लाइन में i कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा, है ना, तो मान लो इसको R1 है, ये R2 है, तो R1 इक्वल टू R2 किया हमने, R1 इक्वल टू R2 किया, तो इससे हमारे पास आया आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, तो आई कैप का कोएफिशिएंट फर्स्ट में लैम्डा है और सेकंड में 3 लैम्डा प्लस 2 है, सॉरी लैम्डा नहीं, सेकंड में म्यू लिखेंगे बेटा, है ना, यस, हाँ बोलो। तो पहला इक्वेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2, एक इक्वेशन आ गया। जे कैप का कोएफिशिएंट देख लो, जे कैप का कोएफिशिएंट यहां पर है 2 लैम्डा माइनस 2, तो मैंने लिखा 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू, सेकेंड में जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 2 म्यू प्लस 6, तो मैंने लिखा 2 म्यू प्लस 6, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। थर्ड, के कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, यहां आया 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, म्यू प्लस 3, म्यू प्लस 3, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, राइट। अब ये तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई भी दो को सॉल्व कर लो, कोई भी दो को सॉल्व करने में मुझे दिख रहा है कि मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूं, आसानी से हो जाएगा। वैसे कोई भी दो को सॉल्व करोगे उतनी आसानी से होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं, चलो, है ना। तो यहां से
लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू प्लस 2 है, और इसमें सेकंड वाले को 2 से डिवाइड कर दो तो सेकंड में मिल रहा है लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3। ठीक है, और इसमें लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो 3 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 1, तो 3 म्यू प्लस 1 हो जाएगा। 3 म्यू प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3। तो यहां से 2 म्यू इज इक्वल टू 2, तो म्यू की वैल्यू 1 आ गई। म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, दिख रहा है। अच्छा, म्यू 1 आ गया तो लैम्डा आ गया। लैम्डा क्या आ गया? तो फर्स्ट में म्यू की वैल्यू 1 रखे तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। तो म्यू 1 और लैम्डा 5 जो हमने डिटरमिन किया, हाँ, ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? क्योंकि कंडीशन 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों पोजीशन वेक्टर इक्वल हैं तो ये भी होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए, और ये भी होल्ड करना चाहिए। हमने ये वैल्यू को यहां पर पुट किया, यहां पर पुट किया तो हमें क्या मिला? लैम्डा को 5 पुट किया, म्यू को 1 पुट किया, तो यहां पर आ गया क्या? 21 इज इक्वल टू 4। नॉट पॉसिबल, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? that the line L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are non-intersecting lines हैं, intersecting नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनके वेक्टर कोलिनियर नहीं। I कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप is not parallel to vector 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मतलब ये दोनों नॉन पैरेलल भी हैं। भाई पैरेलल होती और नॉन इंटरसेक्टिंग होती तो समझ में आ रहा था। पैरेलल नहीं होने के बावजूद इन दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं है, बट स्टिल ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये एक प्लेन की लाइंस नहीं है। यस, तो देयरफॉर दे आर स्क्यू लाइंस, देयरफॉर दे आर स्क्यू लाइंस है ये। मतलब अगर एक लाइन ऐसे गुजर रही है तो दूसरी लाइन इसके ओवरहेड कुछ ऐसे गुजरेगी, ऐसे ओवरहेड गुजरेगी, अलग प्लेन में है, इनका प्लेन अलग है। मतलब सेकेंड वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूं L2, अगर L1 लाइन जो है वो इस स्क्रीन के प्लेन में है तो L2 स्क्रीन के प्लेन से बाहर की तरफ है और ऊपर से गुजर जा रही, जैसे कि कुछ दो वायर्स गुजरते हैं स्पेस में ऐसे एक दूसरे के ओवरहेड, राइट, मेंटेनिंग अ मिनिमम डिस्टेंस। तो इनके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट है, और उससे कम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं ऐसे। तो स्क्यू लाइंस है, मतलब इस प्लेन में एक इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसके पैरेलल जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसके पैरेलल इस प्लेन में एक लाइन ये है, और ये प्लेन को ऐसे मैंने शेड कर दिया, ऐसे मान लो ये प्लेन है और ऊपर से गुजर रही है ऐसा। ठीक है, जैसे कि ये ग्राउंड है, येलो कलर से जो शेड किया ग्राउंड है, और इसका इस पर एक पोल है, और ये पोल के ऊपर से एक दूसरा वायर गुजर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द गिवन एग्जांपल जो हमने आपको दिया। ठीक है, अब एक बार बेटा मुझे सारे लोग कंफर्म बता दो कि ये प्रोसीजर जो मैंने करके दिखाया, वेक्टर फॉर्म से कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन या नॉन इंटरसेक्शन डिसाइड करना, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस बोलेंगे, नहीं क्लियर है तो नो बोलेंगे। मतलब वेक्टर फॉर्म सारे बच्चों को समझ में आ गया टेस्टिंग का। तो अब आ जाते हैं कि कार्टेशियन वे से कैसे टेस्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो अब आप दूसरा मेथड 2 लिख देंगे। मेथड 2, मेथड 2 क्या है जी? तो मेथड 2 है कि अगर कार्टेशियन, क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर वाले मेथड से कर लेंगे, अगर इक्वेशन कार्टेशियन होगा तो कार्टेशियन से कर लेंगे, हम वो समय बचाएंगे कि वेक्टर फॉर्म में है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, ये नहीं करने का। तो जैसा पिछले में हमने किया, कार्टेशियन फॉर्म में था और हमने वेक्टर से कर दिया, तो हम कार्टेशियन से भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो इसका स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप, भाई दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस हमारी जो है सपोज करो कि उस फॉर्म में दी हुई हैं, कार्टेशियन फॉर्म में ही दी हुई है, मान लो ऐसे x माइनस x1, भाई इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी तो होगा, मान लो ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं कार्टेशियन इक्वेशन
x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस, ये तो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं हम लोग, N1। और दूसरी जो लाइन है वो x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2। तो दोनों का पॉइंट ले सकते हैं ना, इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लो, इसको इक्वल टू म्यू मान लो। तो इस पर फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट क्या होगा, लैम्डा 1 L1 है ना, लैम्डा 1 L1 प्लस x1, लैम्डा 1 M1 प्लस y1, लैम्डा N1 प्लस z1, मतलब L1 लैम्डा प्लस x1, M1 लैम्डा प्लस y1, N1 लैम्डा प्लस z1। ऐसे दूसरे पर L2 म्यू प्लस x2, M2 म्यू प्लस y2, N2 म्यू प्लस z2। ये जनरल पॉइंट हो गए, पहले लाइन का एक पॉइंट आ गया दूसरे का। अब इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों पर होगा, तो इसलिए ये दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो लिख दो सीधे सीधे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन लैम्डा L1 प्लस x1, लैम्डा M1 प्लस y1, लैम्डा N1 प्लस z2 एंड सब्स्टिट्यूट दिस टू द सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन पर एक जनरल पॉइंट ले लो, इसको सीधे सेकेंड लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सबसे आसान है, शॉर्टेस्ट है। या दोनों का जनरल पॉइंट लेके कंपेयर कर लो, वो भी ठीक है, बट ज्यादा बेटर है कि फर्स्ट का जनरल पॉइंट सीधे ले लो, केवल एक पर जनरल पॉइंट लो, और वो पॉइंट फर्स्ट का तो है ही, वो सेकंड को भी लाई कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, बात खत्म। सेकंड में सेटिस्फाई कर दो। जब आप सेकंड में पुट करोगे तो आपको दो इक्वालिटी होती है ना, तो 3 इक्वेशन मिलेंगे। सो वी विल गेट 3 इक्वेशन। वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ इक्वेशन, 3 क्या 2 ही होंगे, क्योंकि दूसरी लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 बाई L2, तो x की जगह पर आप ये पॉइंट डालेंगे, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। तो इंडिपेंडेंट 2 ही इक्वेशन मिलेंगे, फर्स्ट इक्वालिटी से एक और सेकंड इक्वालिटी से एक। तो वो 2 वैल्यूज होगी, और अननोन हमने एक ही लिया इसमें, लैम्डा। तो वो दोनों इक्वेशन से अगर सेम लैम्डा मिल रहा है तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अदरवाइज वो पैरेलल या स्क्यू लाइन से। और फिर जो लैम्डा आया उससे हमें पॉइंट डिटरमिन हो गया। करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे समझ में आनी चाहिए कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, लैम्डा L1 प्लस x1 माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू लैम्डा M1 प्लस y1 माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू लैम्डा N1 प्लस Z1 माइनस Z2 अपॉन N2। ये लाइन 2 में हमने सेटिस्फाई किया। क्या सेटिस्फाई किया, x कोऑर्डिनेट की जगह ये x कोऑर्डिनेट डाल दिया, y की जगह ये y डाल दिया, और z की जगह ये z डाल दिया। यहां से एक इक्वालिटी ये वाली आई है ना, गेट लैम्डा, और एक ये वाली इक्वालिटी से भी गेट लैम्डा। मान लो यहां से लैम्डा की वैल्यू a आ गई, और यहां से लैम्डा की वैल्यू b आ गई। इफ a एंड b आर इक्वल, इफ a इक्वल टू b, देन लाइन्स इंटरसेक्ट। अदरवाइज अगर a नॉट इक्वल टू b है, दे आर पैरेलल और स्क्यू। और पैरेलल है तो पता चल जाएगा, दोनों वेक्टर जो है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे या प्रोपोर्शनेट होंगे। और अगर प्रोपोर्शनेट भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, लैम्डा ये इक्वल भी नहीं है और डायरेक्शन वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में वो स्क्यू लाइंस हो जाएंगे। तो ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो जस्ट गो बाय द क्वेश्चन। यस, ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से आंसर करो, क्विक। क्या बोला गया, टेस्ट वेदर द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू, इफ इंटरसेक्टिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा पार्ट में भी ये शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले में टेस्ट करना है, दूसरे में प्रूफ करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमिन करना है। चलो जल्दी करो।
दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट टाइम है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? हाँ, हमने फर्स्ट लाइन पर पॉइंट लिया और फर्स्ट लाइन के पॉइंट को सेकंड में सेटिस्फाई किया। लैम्डा माइनस 2/4, 2 लैम्डा प्लस 2 है -6, तो 2 लैम्डा माइनस 4 आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4/3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 है और -3 है तो 4 लैम्डा/2। यहां से देखो तो क्लियर कट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कोई एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना। मान लो अगर हम इस इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ये क्या है, ये 2 लैम्डा है बेसिकली ना, तो इसको हम 2 लैम्डा ही लिख दें स्ट्रेट अवे, इसको हटा के 2 लैम्डा लिख देते हैं। सो व्हाट डू यू गेट लैम्डा, चाहे हम इसको सॉल्व कर लें। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की अनइक्वल वैल्यू आ रही, देख ही रहे हो। फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आ रहा है, 7 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -2/7। और इन दोनों से क्या आ रहा है, 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, तो यहां से 4 लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो लैम्डा इक्वल टू -1। देयरफॉर स्क्यू लाइंस हैं, ये स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस क्यों है, क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये तो क्लियर है, बट नॉन इंटरसेक्टिंग स्क्यू होने का इंडिकेटर नहीं है। स्क्यू मैंने कैसे बोला, मैंने बोला नॉन इंटरसेक्टिंग में ये बिकॉज पैरेलल नहीं है, दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये स्क्यू है। क्या था, 2 लैम्डा बाई 4 लैम्डा प्लस 3 -3 था, तो 4 लैम्डा/2 था ना, ठीक तो है। अब बी केस में जाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी, बी केस में, तो बी वाले पार्ट में हमें क्या मिला, फर्स्ट लाइन का पॉइंट लिया तो आया लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 3 लैम्डा, और इसको हमने पुट किया इसमें, तो आया लैम्डा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1/4। सो एक ये इक्वालिटी है और एक ये इक्वालिटी है। फर्स्ट और थर्ड इक्वालिटी से मेरे को मिल रहा है लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही, 2 लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 1। और सेकेंड और थर्ड इक्वालिटी से क्या मिला, एंड यहां से, तो 8 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3, तो यहां से भी लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो दोनों इक्वालिटी से हमें लैम्डा की सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिख रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, तो 2,6,3। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो क्लियर है, कैसे करते हैं चेक करते हैं, ये सारा आपको समझ में आ गया।
इसमें दो स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो अब आ जाते हैं, लिखते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस एंड स्क्यूनेस। तो आप हेडिंग देंगे कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी ऑब्लिक स्क्यूनेस ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस कोप्लेनर या स्क्यू हैं, तो ये हम कैसे चेक करेंगे। दो लाइंस गिवन है, फिर से हम वही सिचुएशन लेंगे बेटा, दो लाइंस गिवन है, तो टू लाइंस इन द स्पेस वी नो दैट दे कैन बी ओरिएंटेड इन थ्री वेज, और वो तीन वेज क्या है, या तो पैरेलल, या तो नॉन पैरेलल। पैरेलल है तो कोप्लेनर है ना। तो पहला केस है पैरेलल, दैट इज कोप्लेनर, क्योंकि एवरी पैरेलल लाइन, पैरेलल पेयर इज कोप्लेनर। दूसरा केस है नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर, अगर एक ही प्लेन में है बट पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे। और तीसरा केस है, समझ रहे हो, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो एक प्लेन में हो नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग होंगे तो एक पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोप्लेनर है तो इंटरसेक्टिंग होंगे, नॉन पैरेलल कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग है, तो पैरेलल डिनाई कर दो, है ना, क्योंकि पैरेलल ही एक ऐसा केस था जिसमें कोप्लेनर पैरेलल होने पर वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती थी। पैरेलल नहीं है और बोल रहे हैं क्या, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, मतलब है कि वो नॉन कोप्लेनर लाइंस है, जिसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस या नॉन कोप्लेनर लाइंस। अब ये तीनों बातें हम कैसे चेक करेंगे, तो पहला केस तो मैं चेक कर बता चुका हूं, देखो अब तीनों बातों को मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऐसे डायग्राम दिखाते हुए कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। मान लो एक लाइन ऐसे है बेटा और एक लाइन ऐसे है, दोनों एक ही प्लेन में है, प्लेन सेम है दोनों का, और पैरेलल है, मान लो ऐसे पैरेलल, तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये समझो ऐसे, पहली लाइन जो है L1 है, ऊपर वाली L1 है, नीचे वाली L2 है, तो ये A पॉइंट है, या ये A पॉइंट मान लो, दिस इज A एंड दिस वन इज C एंड हियर इट इज वेक्टर B और इस पर वेक्टर है D, ये पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, ये पोजीशन वेक्टर स्मॉल a। तो बेटा दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर, हमेशा इस पूरे डिस्कशन में तीन वेक्टर का रोल होगा, एक ये वेक्टर है c माइनस a वेक्टर, मतलब दोनों पॉइंट, दोनों लाइन के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है ना, और क्योंकि लाइन का इक्वेशन में एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर से हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, और ये b वेक्टर और ये d वेक्टर, तो ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, b वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर c माइनस पोजीशन वेक्टर a, दैट इज c माइनस a वेक्टर, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल लाइंस, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, बोलो, k टाइम्स d वेक्टर, b इज इक्वल टू k d वेक्टर, और L1 by L2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2 is equal to K। क्योंकि मैं लाइन का फॉर्म बेटा दो तरह से ले रहा हूं, एक R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, फर्स्ट लाइन है, R इज इक्वल टू C प्लस म्यू डी, सेकेंड लाइन है। फर्स्ट लाइन को ही हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो x माइनस x1 ओवर L1, y माइनस y1 ओवर M1, z माइनस z1 ओवर N1 इक्वल टू लैम्डा, और सेकेंड लाइन को हम लिख रहे हैं तो x माइनस x2। तो फॉर योर रेफरेंस की हम जब कंडीशंस लिखेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि L1 M1 N1 क्या है और L2 M2 N2 क्या है, और x1 x2 y1 y2 z1 z2 क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये दो लाइंस की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली बात समझ में आ गई, पहली कंडीशन सबको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप मुझे बताओ। फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर, पैरेललिज्म की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, पहले भी डिस्कस हो गया था। अब आते हैं दूसरे में,
नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है बट इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग कब होंगी भाई? जब ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, दोनों लाइन सेम प्लेन में हो। दोनों लाइन सेम प्लेन में होने पर क्या होगा? पैरेलल नहीं हो लेकिन दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, तो होगा ये कि जो फर्स्ट लाइन का है ना, जो फर्स्ट लाइन का पॉइंट है और जो सेकेंड लाइन का पॉइंट है, इनको ए और सी को ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा है ए सी, ये वेक्टर और बी वेक्टर, बी वेक्टर इसके अलोंग है ऐसे, बी वेक्टर, और इसके अलोंग वेक्टर है डी वेक्टर। तो आपको तीन वेक्टर मिल गए, है ना। अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, भाई दो वेक्टर बी एंड डी से एक प्लेन डिसाइड हुआ, अगर ए सी भी उसी प्लेन में है तो कोप्लेनर लाइंस हो जाएंगी। मतलब तीन वेक्टर, कौन से तीन वेक्टर की बात हो रही है? सी माइनस ए, बी एंड डी, ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में होने चाहिए। तो उसके लिए इनका एसटीपी क्या होना चाहिए? 0। तो दो कंडीशन यहां पर क्या है, बी और डी, है ना। तो इसकी कंडीशन क्या है? नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है? तो आप लिखेंगे बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू के डी, क्योंकि अगर बी इक्वल टू के डी हो गया तब तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो नॉन पैरेलल के लिए बी इज नॉट इक्वल टू के डी, एंड इंटरसेक्टिंग होने के लिए, क्योंकि ऐसा होने पर तो स्क्यू भी हो सकती हैं, तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी 0 होना चाहिए, एसटीपी इनका 0 होना चाहिए, या ब्रैकेट सी माइनस ए बी डी 0 होना चाहिए। इसी कंडीशन को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो कार्टेशियन फॉर्म में ये वाली कंडीशन को डिनाई कर देंगे, है ना, कि कार्टेशियन फॉर्म में यहां लिखो एटलीस्ट वन ऑफ L1 बाई L2, M1 बाई M2, N1 बाई N2 आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, सो दैट ये पैरेललिज्म डिनाई हो जाए। एंड डिटर्मिनांट, एसटीपी का डिटर्मिनांट तो सी माइनस ए, ये पॉइंट था x2 y2 z2, और ये पॉइंट है x1 y1 z1। मतलब ए वेक्टर जो है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप है, और सी वेक्टर है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। तो यहां आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और बी वेक्टर L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is equal to 0. So just I am trying to make things as evident as possible कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में आप देखेंगे तो ये दो बातें होल्ड करनी चाहिए, ये एसटीपी, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, सो दैट ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में हो जाए। और फर्स्ट कंडीशन बताएगी कि दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो एक ही प्लेन में नॉन पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे। अब स्क्रीन के प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये इंटरसेक्टिंग होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाएंगी, ऐसा। अब आ जाते हैं तीसरी। अब तो आप समझ गया होगा कि स्क्यू की कंडीशन क्या आएगी। स्क्यूनेस की कंडीशन में ये भी फॉलो होनी चाहिए क्योंकि नॉन पैरेलल है, और नॉन स्क्यू है मतलब सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब क्या हुआ? नॉन कोप्लेनर लाइंस होनी चाहिए, नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर में एसटीपी क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। नॉन कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं इनको। तो इसका कंडीशन लिख दो, बी इज नॉट इक्वल टू के डी एंड सी माइनस ए बी डी का एसटीपी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दैट इज ये कंडीशन, पहली कंडीशन एज इट इज आएगी,
और दूसरी कंडीशन में इसको अगर मैं डेल्टा बोल रहा हूं ना, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जस्ट लेट मी नो, सारी बात समझ में आ गई सबको? ये कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ में आ गया कि नहीं? क्विक, जल्दी से। कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टेबल तरीके से सोचो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बिल्कुल क्लैरिटी से तीनों बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा अब ये जो भी ये 3 केसेस मैंने डिस्कस किए आपके सामने हैं, एक बार इसको रिव्यू करके क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ, अभी एक चीज और रह जाती है, जब मैंने डिटरमिन कर लिया कि स्क्यू लाइंस हैं, देखो इंटरसेक्टिंग वाला केस तो क्लियर हो गया, अगर ये मिडल वाला केस है, अगर ये वाला केस है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो सब आप जानते हो, राइट? लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो या तो ये केस होता है या तो ये केस होता है। तो अगर ये पहला वाला केस है तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछते हैं। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना? और अगर स्क्यू लाइंस हो गई, स्क्यू लाइंस हो गई तो ज्योमेट्रिकली चलो स्क्यू लाइंस का भी एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा कि मान लो ऐसे है और इस पर ये सेपरेशन है, ऐसे मान लो, और इस सेपरेशन से एक दूसरी लाइन पास कर रही है ऊपर से, मान लो ऐसे है, ऐसे ये 2 लाइंस है मान लो, और दोनों ओवरहेड वायर जैसी हैं, है ना? तो मैंने बोला कि इसको दिखाने के लिए यहां से पहले के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और फिर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, राइट? और ये एक प्लेन शो कर देते हैं कि ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड है और ये एक रोड है और ये पोल है और ऊपर से एक वायर जा रहा है, ऐसे समझ लो। तो ये जो है ना, ये दोनों लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी, एक ऐसा पाथ जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, एस डी बोल रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये है L10 मान लो और ये है L20। इसका इस पर एक पॉइंट C था, इस पर एक पॉइंट A है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर B है और इसका डायरेक्शन वेक्टर D है, और ये जो है ये B वेक्टर के ही कोलिनियर वेक्टर है, और ये जो पाथ है ये B क्रॉस D के अलॉन्ग है, सो दैट ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, दोनों लाइन के बीच का ये मिनिमम सेपरेशन का पाथ है, लीस्ट सेपरेशन वाला पाथ, ये वाला ये पाथ, ठीक है? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात थी। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का भी हमें डेरिवेशन करना है कि हाउ टू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सारा डिस्कशन क्लियर हो गया, पैरेललिज्म का क्लियर हो गया, सॉरी इंटरसेक्टिंग, कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल दैट इज इंटरसेक्टिंग का क्लियर हो गया, है ना? और तीसरा केस है कि स्क्यू होने का कंडीशन भी क्लियर हो गया, ठीक है? तो अब लास्ट एक ही चीज है जो आपको समझनी है, वो क्या है? वो है दी दो छोटे छोटे पॉइंट्स। तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है? एक ये पहले देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। फटाफट जल्दी से देखते हैं। तो मैं ये स्लाइड को चेंज कर दूं बेटा, कुछ नोट आउट तो नहीं करना है आपको? जस्ट गिव मी द रिस्पॉन्स। अगर आपको नोट करना है, कुछ नोट करना रह गया है तो चैट बॉक्स में मेंशन करो, अदरवाइज मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। ऑल नोटेड, थैंक यू। तो बेटा आर्टिकल देंगे, सिंपल सा एक छोटा सा आर्टिकल लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहले उसको देख लेते हैं, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। या नहीं पैरेलल, एक सेकंड, इसके पहले बेटा वो कर लेते हैं, जो हमने मिडिल वाला केस किया था ना, जिसमें इंटरसेक्टिंग वाला केस किया था, तो इंटरसेक्टिंग केस के 2 स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज नोट डाउन 2 स्पेशल केसेस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है?
हमने क्या देखा कि अगर C माइनस ए बी डी एस टी पी 0 है और B नॉट इक्वल टू के डी है तो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दो बातें स्पेशली हो सकती हैं, हमेशा नहीं होंगी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। वो क्या हो सकता है, ये देखो ऐसे, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। मैंने बोला था कि हर लाइन, पहली लाइन जो है उस पर एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट है ए, ये L1 लाइन है और इस ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर है बी, ये बी वेक्टर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। ऐसे ही ये पॉइंट है मान लो सी और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और ये है डी। मतलब हो सकता है कि जो सेकेंड लाइन का पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो एफर्टलेसली मेरे को मिल जाएगा। कैसे, क्या कंडीशन होगी, तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये सी ए वेक्टर है, सी ए या ए सी, तो मैं इधर एरो कर रहा हूं तो ये सी ए वेक्टर है। सी ए वेक्टर अगर बी के पैरेलल हो गया, सी ए वेक्टर मतलब क्या हुआ, सी माइनस ए, सी माइनस ए या ए माइनस सी, जो भी लिखो। इफ सी माइनस ए वेक्टर अगर इधर डायरेक्शन है तो सी माइनस ए, उधर डायरेक्शन है तो ए माइनस सी, राइट। तो लिख दो इफ, केस वन लिखेंगे, केस वन, इफ सी माइनस ए, क्योंकि देखो सी माइनस ए आप निकालोगे, बी निकालोगे, डी निकालोगे, तो एस टी पी जो होगा, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाते हैं तो एस टी पी 0 हो जाता है। तो अगर बी और डी कोलिनियर हो गए तो 0 हो जाएगा, वो तो पैरेलल वाला केस हो गया। बट अगर बी और डी अनइक्वल है, नॉन कोलिनियर है, तो सी माइनस ए अगर बी के कोलिनियर हो जाए या सी माइनस ए डी के, तो भी एस टी पी 0 होगा। तो इफ सी माइनस ए, जब एस टी पी 0 हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोप्लेनर होंगे, तो उसमें इंटरसेक्टिंग डिसाइड करते समय ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सी माइनस ए बी के कोलिनियर है, सी माइनस ए इज कोलिनियर विद लैम्डा टाइम्स बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट लाइन है उसको प्रोजेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड को कट करेगी, लेकिन कहां कट करेगी, सी पॉइंट पर। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज POI is the point of second line C, that is जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है, that is x2 y2 z2। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई तो मुझे बताओ। x माइनस x2 अपॉन L2, ये y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस Z2 अपॉन N2, ये लाइन है तुम्हारी जिसको हम बोल रहे हैं R इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। इसी तरह से ये लाइन है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस Z1 अपॉन N1, इसको बोल रहे हैं R इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू बी, ए प्लस लैम्डा बी। तो पहली लाइन का जो पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड लाइन का जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये मैं क्लेम कर रहा हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये मुझे बता दो जल्दी से। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कब होगा, जब AC B के कोलिनियर हो जाए, तो AC B के कोलिनियर हो जाए, तो AC इज कोलिनियर विद B। मतलब AC जो लाइन है वो पहली लाइन के पैरेलल हो गई, तो पहली लाइन C पे कट कर रही, खत्म बात है। पहली लाइन A से तो पास कर ही रही थी, अब C से पास कर जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि सिचुएशन मान लो पहले ऐसे थी, ऐसे एक लाइन ऐसे थी, ऐसे थी, है ना। तो अब ये अभी भी एंगल दोनों के बीच में कुछ न कुछ है, और कोप्लेनर है तो कट तो करेंगे, पीछे कहीं जाके कट करेंगे ऐसे। फिर जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, जब सी पॉइंट से ही कट करेगी, जब AC। अब ऐसे केस में क्या है, अब ऐसे केस में देखो तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बी और AC अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये
डिफरेंट कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन अगर बी ए सी के अलॉन्ग हो गया तो x2 y2 z2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से केस 2 भी देखो, अगर c माइनस ए डी के अलॉन्ग हो गया तब, इफ c माइनस ए वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर हो जाए तब क्या होगा? तब डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा, मान लो ये वाला पॉइंट ए पॉइंट हो गया, पोजीशन वेक्टर ए, और ये पॉइंट सी पॉइंट हो गया, पोजीशन वेक्टर सी। ये वेक्टर डी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर, और इधर बी वेक्टर है। अब ये जो ये आया, ये क्या है? ये सी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर और डी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए। इसका मतलब है कि ये L2 लाइन L1 लाइन को कट करेगी कहां पर? A पर। देन A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वो ऐसे केसेस हैं जो बिना सॉल्व किए हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर ये सिचुएशन हुई तो ये मैंने इसीलिए बोला कि याद रखो इसको। ये नहीं कि सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला मेथड फॉलो करने लगो, पहले ऑब्जर्व कर लेना इस बात को। एक बार कंफर्म कर दो समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं एक, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये केसेस है क्या। बाकी लोगों को जैसे ही आप एक दो सम करोगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा बेटा। तो जस्ट गो अहेड विद द क्वेश्चंस। सी माइनस ए लैम्डा बी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी होगा। सी माइनस ए लैम्डा डी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए होगा। ये दो केसेस मैंने बताया। शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं इस केस को आपके सामने रख रहा हूं, ऐसे समझो आप। जैसे मैं बोलूंगा वैसे सोचो, अपने आप बात समझ में आएगी। इधर देखो, मान लो कि एक पॉइंट है 1 2, इसका पहले वाले का पॉइंट, पहले दोनों लाइन का पॉइंट और वेक्टर लिखो। तो इसका पॉइंट है 0 2 -3, और इसका वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कोई जल्दबाजी नहीं है। ये मान लो b है वेक्टर, और ये मान लो a वेक्टर है, a पॉइंट है a। ठीक है। ऐसे दूसरे का पॉइंट क्या है? दूसरे का पॉइंट है 2 6 3। ओके, ये पॉइंट है सी पॉइंट है, और इसका वेक्टर डी वेक्टर क्या है? डी वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। ठीक है। अब हम CA वेक्टर पहले देखेंगे। CA वेक्टर, तो AC वेक्टर या CA वेक्टर देखो। व्हाट इज AC वेक्टर? तो दोनों के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, फर्स्ट लाइन का पॉइंट और सेकंड लाइन का पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या आया? 2 -0 2 है, 2 -0 2 है, 2i कैप, 6 -2 4 4j कैप, एंड 3 -3 6k कैप। ये एक्चुअली देखो तो 2 टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। इसका मतलब क्या है कि इट इज 2 टाइम्स b वेक्टर है। तो AC जो है वो B के अलॉन्ग है। ओके, तो अब मेरी बात समझो। हम रैंडमली बिना देखे हुए सोचते थे, हम बोलते भाई चलो ऐसा है कि ये मान लो A है और ये वेक्टर B है,
है ना, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कुछ, वो आपको पता ही है, मैं यहाँ लिखा हुआ तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये बी वेक्टर है। और ऐसे मान लो ये सी वेक्टर है, सी पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और इसका डी वेक्टर है ऐसे। ए सी क्या है? ए सी ये ए और सी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, ए सी, ये ए सी है। अभी क्या दिख रहा है? क्या अभी सिचुएशन जो मैंने डायग्राम पे दिखाई क्या कंप्लाई कर रही है गिवन की सिचुएशन से? नो। एसी की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो एसी और बी अभी कोलिनियर नहीं है। कैसे कोलिनियर होंगे? तो मैंने बोला बेटा ऐसे समझो, ऐसे, ये ए है और ये सी है, यही लाइन है, देख रहे हो? अभी इसको मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे, या इधर घुमाऊं, तो बी ए सी की तरफ ला रहा हूं मैं, बी ए सी की तरफ ला रहा हूं, तो लाइन ये रोटेट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है? और जैसे बी ए सी के अलॉन्ग आ जाएगा, बी वेक्टर ही तो चेंज कर रहा हूं मैं, जब ये लाइन को रोटेट कर रहा हूं, पॉइंट तो मैं चेंज कर नहीं रहा हूं, पॉइंट तो ए ही है, ए पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, बी की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, तो अगर वेक्टर बी ए सी के अलॉन्ग आ गया तो लाइन किधर चली जाएगी? ये जो ब्लू वाली लाइन ऊपर दिख रही थी, अब वो ब्लू लाइन किधर दिखेगी? तो ये ब्लू लाइन, ब्लू क्या, मैं उसको, उसका कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, सो दैट आप दोनों लाइन को डिफरेंशिएट कर सकें। ये ब्लैक वाली लाइन थी L1, और यही ब्लैक वाली लाइन को रोटेट किया, बी को चेंज किया, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी विदाउट चेंजिंग ए, विदाउट चेंजिंग पॉइंट ए, सो दैट ये बात आ जाए कि ए सी जो है वो बी के अलॉन्ग हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर आ गई, ये वाली सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो, सब लोग चैट बॉक्स में मेंशन करो, क्लियर है ये? तो अब अगर ये लाइन इधर आ गई, तो ये लाइन L1 थी और ये L2 तो फिक्स थी, L2 0 तो फिक्स है, तो कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? सी पॉइंट पे कट कर रही है, ये सी, सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है 263, ऑलरेडी दिया हुआ सी पॉइंट 263। कितने लोगों को समझ में आ गया? अभी अभी समझ में आ गया? जस्ट लेट मी नो। अब अभी भी नहीं समझ में आया, इसके मतलब फिर आपको स्ट्रेट लाइन ही नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन चाहिए होती है। पॉइंट ए चेंज नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि ए सी बी के अलॉन्ग है, इसका मतलब है कि ए सी की डायरेक्शन मैं पहले दे चुका हूं, ये वाला, ये डायरेक्शन ए सी की डायरेक्शन है, ये सी और ए। तो अगर ए चेंज नहीं हो रहा है, सी नहीं चेंज हो रहा है, ओनली बी चेंज करना है, तो बी को हम कैसे डायरेक्शन में ले जाए कि सो दैट ए सी और बी एक ही डायरेक्शन में आ जाए? तो उसके लिए हमें ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, बी की डायरेक्शन चेंज करते हुए। जब बी इधर आ जाएगा, जब बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, तभी ना ए सी और बी कोलिनियर होंगे, और वो होने का मतलब है L2 लाइन, L1 लाइन ऐसे आ जाएगी, और L2 तो ऑलरेडी यहां पर थी, तो L2 और L1 कट कर रही हैं, किधर कट कर रही हैं? तो L2 ये है, L1 अगर ये हो गई तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। तो 263 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्ट्रेट अवे इसके।